मैं इन बच्चों को ऐसा समझती हूँ ये गॉड सेंट है। लोग कुछ भी समझे, मुझे ये भगवान के भेजे हुए वो फरिश्ते लगते हैं। तो एक्चुअली उनको ज़रूरत है एक्सेप्ट करने की। 3 हमारे स्टेज होते हैं, प्रीनेटल, नेटल एंड पोस्ट नेटल। आपका जो IQ है, जैसे बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होती है कि नॉर्मल IQ रेंज होती क्या है। उनके लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई टीचिंग टेक्निक है तो है VAKT, 3A की थियरी है। 3A का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, एडजस्टमेंट एंड अडेप्टेशन। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, उनके लिए भी बीमा की योजना होती है। यूनिक ID कार्ड भी निकाला गया है और बहुत सारे दूसरे भी बेनिफिट जो मिलते हैं। नमस्ते। मेंटल रिटार्डेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। अक्सर लोग मेंटली रिटार्डेड बच्चों को पागल के नाम से कहते हैं या बहुत अलग अलग नामों से भी उन्हें बुलाया जाता है। आज इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए और गहराई से जानने के लिए हमारे साथ अल्पा मंडावट है, जो कि श्री पाशवा मेडिकल एंड एजुकेशन ट्रस्ट की लास्ट 10 साल से डायरेक्टर रह चुकी हैं और लास्ट 10 साल से वो कलरव स्पेशल स्कूल, जो कि एक स्पेशली चैलेंज बच्चों का स्कूल है, वो वडोदरा में चला भी रही हैं। तो आज हम लोग उनसे और ज़्यादा अच्छे से जानेंगे कि मेंटल रिटार्डेशन एंड उसके आसपास की जितनी भी जानकारी है वो आज हम लोग उनसे लेंगे। मैम, आपका स्वागत है। नमस्ते दिव्या। मैम, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेंटल रिटार्डेशन होता क्या है? ये क्या कोई डिसीज़ है? ये क्या पागलपंती होती है? ये क्या होता है एग्जैक्टली? देखिए, अभी आपने पहले ही बोला कि मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं ना, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी सभी को कि हम उस नाम से भी उनको नहीं बुलाते हैं। ये सब्जेक्ट है तो इट्स ओके कि जब हम बात करेंगे, बट हम इन बच्चों को स्पेशली एबल्ड कहते हैं, डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं और अभी तो हम दिव्यांग भी कहते हैं। क्योंकि हमारा ये मानना है कि इस दुनिया में संपूर्ण कोई भी नहीं है ना। तो सभी में कुछ ना कुछ खामियां होती है, खूबियां भी होती है। ज़रूरत होती है हमारी जो खामियां है उसे हम जानें और हमारी जो खूबियां है उसे पहचानें। तो इसी तरह से ये जो बच्चे भी है उनमें भी बहुत सारी मतलब खूबियां है जिसको हमें उजागर करना होता है। और दूसरा मुझे जो बहुत अच्छा लगता है कि एक सेंटेंस है कि बंद पड़ी हुई घड़ी भी जो होती है वो दिन में 2 बार तो सही समय बताती है। तो जिंदा बच्चे हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम सिखाए तो एक्चुअली उनको ज़रूरत है एक्सेप्ट करने की, है ना, और उनके अंदर जो भी छुपी प्रतिभा है उसको जानने की, उसको समझने की और उसको उजागर करने की। जैसे कि एक बहुत अच्छा एक दूसरा भी कोट है कि व्हेन अ फ्लावर डजंट ब्लूम वी फिक्स द एनवायरमेंट नॉट द फ्लावर। मतलब अगर फूल अच्छी तरह से नहीं खिलते हैं तो हम फूल को कुछ नहीं कर सकते, उसके आजू बाजू का जो वातावरण है उसको हम ठीक करते हैं, अच्छे से खाद देते हैं, मिट्टी देने का काम करते हैं, पानी देने का, सूरज मिलता है कि नहीं, मतलब रोशनी मिलती है कि नहीं, सूरज की गर्मी, ये सब देखते हैं ताकि फूल अच्छी तरह से खिल सके। बस तो ये बच्चे भी कुछ इस फूलों की तरह ही होते हैं। सबकी अपनी रंग होता है, रूप होता है, सुगंध होती है और इसी तरह से इन बच्चों में अलग अलग स्किल होती है, टैलेंट होती है। हमें उसको पहचानना होता है और उसको निखारना होता है। जब वो अपने बात बोली है मेंटल रिटार्डेशन की, तो एज अ सब्जेक्ट अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारे लोगों में ये मान्यताएं है कि ये बच्चे, जैसे आपने बताया, पागल है या कोई डिसीज़ है। तो देखिए, इसकी कोई मेडिसिन नहीं है ना, तो ये डिसीज़ नहीं है। क्योंकि अगर रोग है तो उसकी मेडिसिन होती है और मेंटल इलनेस और मेंटल रिटार्डेशन 2 अलग चीज़ है। जो लोग ऐसा समझते हैं कि ये बच्चों का पागलपन है, नहीं, ये जो मेंटल रिटार्डेशन क्या है, जो वो एक कंडीशन ऑफ ब्रेन है कि ब्रेन की ऐसी एक कंडीशन हो जाती है जहाँ पे वो डैमेज हो जाता है और उसके वजह से उनका जो IQ होता है, जिसको हम बुद्धि आंक कहते हैं, वो कम हो जाता है। और वो हो जाने की वजह से भी और बहुत सारे दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से, क्योंकि हमारा जो पूरा बॉडी जो होता है वो ब्रेन से ही रेगुलेट होता है ना, सभी जो सिस्टम्स होती है, जो भी हमारा शरीर का पूरा संचालन ब्रेन करता है, अगर उसमें कुछ क्षति पहुंचती है तो ऑब्वियसली हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स है या जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स है और हमारा जो बुद्धि है, उन सभी को भी इफ़ेक्ट होती है। तो उसके चलते क्या हो जाता है ना कि इन बच्चों में डिले डेवलपमेंट देखने को मिलता है। उनकी क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब शारीरिक उम्र तो बढ़ती है पर उनकी जो मेंटल एज होती है वो छोटे बच्चों जैसी रहती है। उसका मतलब डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और उसकी वजह से वो अपनी एज के अनुसार व्यवहार नहीं कर सकते, बिहेवियर में कमी आती है। जैसे मान लो कोई पर्सन है
जिसकी एज 25 साल की है, तो वो अपना जो भी बिहेवियर होगा वो 25 की एज के अकॉर्डिंग करेगा। किसी की 50 ईयर्स होती है तो 50 ईयर के अनुसार उसका समाज में उठना बैठना व्यवहार होगा ना, बिहेवियर। जबकि इन बच्चों के साथ ये होता है कि उनकी एज भले क्रोनोलॉजिकली बड़ी हो जाती है पर उनका बिहेवियर बच्चों जैसा रहता है कि कहीं हम उनको ले जाते हैं तो इनअप्रोप्रिएट अगर लाफ करना, मतलब हंसना या तो कोई ऐसी एक्शंस करना, तो ये सब उनमें देखने को मिलता है। बट ऐसा नहीं है कि उसके चलते हम यही सोच ले कि ये पागल है, क्योंकि मेंटल इलनेस एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। हमारा जो ब्रेन जो होता है वो ऐसा बोला जाता है हमारे में कि 0 to 18 ईयर्स की जो एज होती है तब तक ग्रो होता है। तो अगर मेंटल इलनेस क्या है ना कि 18 ईयर्स के बाद अगर किसी वजह से, कोई ट्रॉमा की वजह से तुम्हें कुछ ब्रेन में ऐसा हो गया, या तो आपको कुछ स्ट्रेस की वजह से या कोई भी ऐसी कंडीशन हुई जिसकी वजह से आप मेंटल बैलेंस आपका खो चुका है, तो फिर आप मेंटल इल हो जाते हो, तो उसको हम पागल कहेंगे। बट ये बच्चों में ब्रेन जो है वो ऐसा कह सकते हैं कि पूरा बनने से पहले ही बिगड़ गया, मतलब उसको क्षति पहुंच गई, जिसके कारण उनका बुद्धिआंक कम हो जाता है। तो ये मेंटल रिटार्डेशन है, और जिसके लिए वो अपनी एज के अनुसार व्यवहार नहीं कर सकते। उनका जो एकेडमिक लर्निंग होता है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि IQ कम हो जाता है ना, इंटेलिजेंट क्वोशंट कम हो जाता है इसके लिए। पर जैसा कि मैम आपने कहा कि मेंटल रिटार्डेशन कोई बीमारी नहीं है, बट तो फिर कॉजेस क्या होते हैं मेंटल रिटार्डेशन, ये होता क्यों है? हाँ, देखिए उसके पहले मैं थोड़ा IQ के बारे में भी बताना चाहूँगी कि ये जो IQ होता है ना उसकी भी अलग अलग मतलब रेंज होती है। जैसे कि और उसके अकॉर्डिंग उनका एक क्लासिफिकेशन होता है, और जैसे कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, प्रोफाउंड है, और बॉर्डरलाइन भी हम कहते हैं। तो मान लो आपका जो IQ है, जैसे बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होती है कि नॉर्मल IQ रेंज होती क्या है। तो हम सब जो नॉर्मल इंडिविजुअल है उनके IQ रेंज वेरी करती है 90 to 109 के बीच में। किसी का 90 होगा, 100 होगा, 109 होगा। अगर 109 से हायर IQ होता है तो वो लोग गिफ्टेड चाइल्ड कहलाते हैं, जो बोलते हैं ना एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस जिनमें होती है, बहुत ही होशियार, जो हम बोलते हैं कि असाधारण प्रतिभा है उनमें। बट जब 90 से बिलो जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और फिर भी जैसे 85, 87 जो होता है वो बॉर्डरलाइन केसेस हम इनको बोलते हैं, जो नॉर्मल स्कूल में जा सकते हैं। आजकल जो गवर्नमेंट इंक्लूजन एजुकेशन इंटीग्रेशन करना चाहती है तो वो इन बच्चों को कर सकते हैं, क्योंकि उनका क्या होता है ना, एकेडमिक लर्निंग कम होता है, कॉग्निटिव थोड़ा सा कम होता है, बट उनको बाकी की सारी चीज़ें आती है, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना, दूसरी सब एक्टिविटी में होशियार होते हैं ये लोग। सिर्फ एकेडमिक लर्निंग में प्रॉब्लम होती है तो वो जा सकते हैं। बट जब IQ 70 से जब शुरू हो जाता है तो उनको स्पेशल स्कूल की ज़रूरत होती है, स्पेशल थेरापी की ज़रूरत होती है, स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो 70 से लेके 50 to 70 समझ लो, 35 to 50, 20 to 35 और बिलो 20, ऐसे करके IQ का रेंज वेरी करता है। उसके अकॉर्डिंग उनको हम करते हैं कि ये माइल्ड है, ये मॉडरेट है, सीवियर है और प्रोफाउंड है। तो प्रोफाउंड जो चाइल्ड होते हैं वो बहुत ही डिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो इंडिपेंडेंटली कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। बट जो माइल्ड होते हैं और मॉडरेट होते हैं उनको बहुत अंश तक उनको बहुत कुछ हम सिखा सकते हैं। और जो सीवियर होते हैं वो भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, डेली लिविंग का जो सीखना होता है, और वो भी ज़रूरी है। तो वो सब हम उनको और किसी थोड़ी सी हेल्प से वो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अब आपने जो एक क्वेश्चन पूछा, आई थिंक कि उसके कॉजेज क्या है, तो देखिए जैसे मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, बट यस आई हैव डन मेंटल रिटार्डेशन का जो हमने किया है। तो 3 हमारे स्टेज होते हैं, प्रीनेटल, नेटल एंड पोस्ट नेटल। जैसे कभी भी कोई जब महिला होती है, वो जो गर्भवती होती है ना, तो अगर वो 0 to 9 मंथ्स का जो एक टाइम होता है उसको हम प्रीनेटल कहते हैं, कि बच्चा जब माँ की गर्भ में होता है तो जब वो कंसीव करती है तो अगर उसकी एज फैक्टर वर्क करता है कम, मतलब आयु में अगर वो माता बनती है, फिर उसको पोषण कम मिलता है ना, न्यूट्रिटिव फूड नहीं मिलता है, पोषण क्षम आहार की कमी होती है, या तो फिर ऐसा होता है कि कभी होता है किसी फैमिली में ज़्यादा स्ट्रेस वरीज उनको लगता है, तो उसकी वजह से भी ये सब इश्यूज हो सकते हैं।
अदर देन दैट कि कभी उनको कोई ऐसा एडिक्शन होता है जैसे कि अल्कोहल टेक करना या स्मोक का, या तो फिर कभी ऐसी मेडिसिन वो लोग ले लेते हैं जिसकी साइड इफ़ेक्ट, मतलब कभी 9 मंथ्स के दौरान अगर उनको ही कोई बीमारी हो जाती है और कोई मेडिसिन लेनी पड़ती है और उसकी साइड इफ़ेक्ट के कारण भी अंदर बच्चा ऐसा उसको प्रॉब्लम रह सकता है। उसके अलावा अगर हम देखें कि कभी कोई गिर जाता है, एक्सीडेंटल इंजरी हो जाती है और अंदर डैमेज होता है, तो भी ये अवस्था में बच्चे हो सकते हैं। और उसके अलावा एक है जिसको हम जेनेटिकल डिसऑर्डर कहेंगे, कि जिसको हम कहते हैं 21 ट्राइजोमी, मतलब जिसको हम डाउन सिंड्रोम बच्चे जो होते हैं वो जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो स्प्लिट हो जाता है, 3 में हो जाता है, तो उसको ट्राइजोमी बोलते हैं। तो वो जनरेशन टू जनरेशन कैरी होता है। अगर आपको पहले से फैमिली हिस्ट्री पता है कि उसकी फैमिली में ये बच्चा है, तो जब आप कंसीव करते हो उस वक्त अगर आप मेडिकेशन लेके करते हो तो चांसेस है कि आपको ऐसा बच्चा ना हो, बट वो जेनेटिकल इश्यू है। तो ये हमारे प्री नेटल कॉजेज हो गए। उसके अलावा जब नेटल कॉजेज मतलब जब बच्चा जन्म ले रहा होता है, तो कभी होता है हॉस्पिटल में अनहाइजेनिक कंडीशन में बच्चा जन्म लेता है तो कुछ इन्फेक्शन लग जाना, या तो उनकी जो अम्बेलिकल कॉर्ड होती है, माता की जो गर्भनाड़ होती है ना, वो गले के आजू बाजू हो जाती है तो बच्चा ब्लू बेबी टर्न हो जाता है। या कभी बच्चे का सर बहुत बड़ा है तो जब वो डिलीवरी हो रही होती है तो बहुत ज़्यादा बड़ा सर होने की वजह से वो निकल नहीं पा रहा है, हाइड्रोसेफाली भी हम उसको बोलते हैं, पानी भर जाता है। या तो कभी कट लगाना पड़ता है तो उसको भी डैमेज हो जाता है। सीजर डिलीवरी करते हैं तो भी कभी हो सकता है कि बच्चों को इंज्यूर कर देते हैं। कभी निकलते वक्त बच्चा हाथ गिर जाता है तो भी ब्रेन को डैमेज होता है, क्योंकि ऑब्वियसली सिर पे चोट पहुँचती है। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं कि फोर्सेप डिलीवरी करते वक्त, जैसे मैंने बोला कट लगाते वक्त, या तो पंपिंग से खींचना पड़ता है तो उस जिसको हम सक्शन करके खींचते हैं, तो उसके कारण भी उसका ये ब्रेन दब जाता है और फिर अंदर बच्चे को डैमेज हो जाता है उसका ब्रेन को। तो ये सब नेटल कॉजेज है। कभी ये भी देखा जाता है कि बच्चे का अर्ली जन्म होता है ना, 7वें महीने में कैसा, तो फिर वो कम पोषण वाला बच्चा आता है तो भी ये सब हो सकता है उसके साथ। या तो कभी ऐसा होता है कि बच्चा बहुत अच्छी तरह से डिलीवरी हो गई बट जन्म लेने के बाद तुरंत रोया नहीं, तो जब अब डिले बर्थ क्राई होता है तो लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, ऊपर ऑक्सीजन ब्रेन तक पहुंचता नहीं है और उसके कारण उसके नर्व्स जो होती है, न्यूरॉन्स जो होते हैं, उसको डैमेज होता है और फिर बच्चा का ब्रेन डैमेज हो जाता है और फिर उसका ये प्रॉब्लम मेंटली चैलेंज बच्चा हो जाता है। उसके अलावा अगर हम बोले कि 9 मंथ्स में कभी डिलीवरी लेट होती है ना, किसी को पता है कि 9 मंथ्स पूरे हो गए पर अभी भी नहीं हो रहा है डिलीवरी, तो उसके कारण अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं और फिर होता है। और उसके अलावा भी हमें बहुत अच्छे से डिलीवरी हो गई, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, फिर भी 18 ईयर्स की एज तक बच्चे को संभालना होता है, कहीं वो गिर ना जाए, कभी हाई फीवर आ जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, तो इन सब की वजह से भी अगर हाई फीवर होता है तो ब्रेन में ज़्यादा हीट हो जाती है तो उसकी वजह से भी ब्रेन डैमेज होता है, कन्वल्जन आ जाता है, खींच आना बोलते हैं ना, खींच आती है, तो उसके कारण भी होता है। तो थोड़ा सा बड़ा होके भी बच्चा अगर गिर गया तो भी चोट पहुंचती है तो भी होता है। तो हमारे जो बच्चा होता है उसको 18 इयर्स की एज तक संभालना होता है ताकि उसकी ये कंडीशन नहीं आए। तो ये बहुत सारे कॉजेज है, प्रीनेटल, नेटल और पोस्ट नेटल कॉजेज मैंने आपको बताया जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। तो मैम जैसे कि आपने कॉजेज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन तो बताया, पर जैसे मेंटल डिसेबिलिटीज़ के भी काफ़ी अलग अलग टाइप्स होते हैं। हाँ जी, देखिए क्या होता है ना कि मैंने बताया कि मेंटल रिटार्डेशन किसको कहते हैं कि जिसको मतलब ब्रेन में क्षति पहुंची है और ब्रेन डैमेज हुआ है तो हम लोग ये बोलते हैं, बट उसके साथ एसोसिएट कंडीशन होती है, जैसे कि कोई बच्चा मतलब जेनेटिकल डिसऑर्डर है जिसको हम 21 ट्राइजोमी कहते हैं, तो वो जो बच्चे होते हैं वो डाउन सिंड्रोम कहलाते हैं। बहुत लवेबल चाइल्ड होते हैं वैसे तो, पर उनके जो डाउन सिंड्रोम जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके जो फीचर्स होते हैं वो थोड़े मंगोलियन टाइप्स होते हैं, मतलब सभी के स्क्विंट आइज होगी, उनकी जो टंग होती है वो थोड़ी थिक टंग होती है, उनकी जो हाथ होते हैं उसमें बहुत सारी कटी कटी हुई रेखाएं होती है, बट वो लोग को म्यूजिक और डांस बहुत पसंद होते हैं और बहुत लवेबल होते हैं, इमोशनल चाइल्ड होते हैं। और
उसके अलावा एक ऑटिज्म होता है जो भी एक एसोसिएट कंडीशन है। तो ऑटिज्म जो है वो मेंटल रिटार्डेशन के साथ भी होता है और हम जैसे नॉर्मल लोगों को भी ऑटिज्म हो सकता है। क्योंकि ऑटिज्म का ही मतलब होता है स्वाधीनता, मतलब अपने आप में खोए हुए रहना। उनको किसी से आई कांटेक्ट करना नहीं अच्छा लगता है, वो लोग अलूफ रहते हैं। बहुत सारा जहाँ मतलब भीड़ होती है तो वो उनको पसंद नहीं आती है, मतलब बहुत शाय होते हैं। और ज़्यादातर उनकी एक बॉडी की जो स्टीरियोटाइप मूवमेंट होती रहे, किसी भी जैसे कि हाथ की मूवमेंट हो या पैर की या फुल बॉडी का, पर एक स्टीरियोटाइप उनका मूवमेंट चलता रहता है। और बिहेवियर भी उनका एक होता है कि बहुत ही सेंसिटिव होते हैं वो लोग भी। तो ये है ऑटिज्म। एक है सेरेब्रल पाल्सी जिसको हम लोग सीपी चाइल्ड बोलते हैं, कि वो भी इसीलिए होता है कि खींच आती है, कन्वल्जन आता है, और कभी तो जैसे मैं बोला कि ऑक्सीजन की कमी के कारण भी ब्रेन डैमेज हो जाता है, और दूसरा कि हाई फीवर आने की वजह से भी आपको वहाँ पे हो जाता है, और फिर सेरेब्रल पाल्सी टर्न होते हैं जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाता है आपके बॉडी के कोई भी पार्ट में। उसके भी अलग अलग ये है, पर हम इतना ज़्यादा मेडिकल उसमें नहीं जाएंगे। बट क्वाड्रिप्लेजिया होता है, डाइप्लेजिया होता है, मोनोप्लेजिया होता है। उस हिसाब से उनके शायद वन साइडेड का पूरा बॉडी या नीचे का पूरे लिम्स अफेक्ट होते हैं, तो उनको वो टाइप की डिसेबिलिटी हो जाती है। लोकोमोटर इम्पायरमेंट जिससे चलते हैं, हलन चलन की प्रॉब्लम हो जाती है, हाथ या पैर में पैरालिटिक हो जाते हैं। उसके अलावा जो होते हैं वो ADHD, जिसको हम बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। मतलब वो बच्चे में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और बहुत हाइपर होते हैं, एक जगह पर बैठ नहीं सकते ज़्यादा देर के लिए, अटेंशन नहीं दे सकते हैं, कभी कभी सेल्फ इंजरी भी करते हैं, दूसरे को भी इंजूर करते हैं, या तो बहुत सारे टेम्पर टेंट्रम उनमें देखे जाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं तो उनमें ज़्यादा बहुत कहते हैं ना कि इतना एनर्जी होने के कारण वो बहुत हाइपर रहते हैं। तो ये बच्चे हैं। और उसके अलावा अगर दूसरी डिसेबिलिटीज हम देखें तो उसमें डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैल्कुलिया होते हैं। डिसग्राफिया मतलब जिसमें राइटिंग में प्रॉब्लम होता है, कई बच्चे होते हैं ना राइट बराबर कर नहीं सकते, लिख नहीं सकते हैं। कोई होते हैं जो डिसलेक्सिया होते हैं कि पढ़ाई में अगर वो पढ़ रहे हैं तो बीच में मिसिंग कर देते हैं वर्ड्स को, या तो उनको समझ नहीं आती है, तो वो पढ़ने रीडिंग का मतलब है। और डिसकैल्कुलिया आप समझ गए होंगे कि मैथ्स का है, मतलब कैलकुलेशन में उनको प्रॉब्लम रहती है। तो इस तरह से बहुत अलग अलग प्रकार की डिसेबिलिटीज़ होती है जिसको हम एसोसिएट कंडीशन कहेंगे। सभी भी मेंटल रिटार्डेशन है, पर साथ में ये सब कंडीशन भी आ जाती है। तो मैम जैसे कि आप 10 सालों से अपना स्कूल चला रहे हैं, आई एम श्योर आपके भी स्कूल में ये सारे टाइप्स ऑफ मेंटल डिसेबिलिटीज़ या ऐसे बच्चे आते होंगे। तो इनकी मैम टीचिंग टेक्निक्स क्या होती है? मतलब आप हर एक बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाते हैं, या मतलब वो टीचिंग टेक्निक्स क्या रहती है? देखो, जैसे मैंने बताया कि ये जो बच्चे होते हैं ना, उनका सबका अलग अलग IQ होता है ना। किसी का 60 हो, 50 हो, 70 भी हो। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, पहले तो उनको असेसमेंट करना पड़ता है कि जो भी बच्चा आता है तो वी हैव टू असेस देम कि उनकी स्किल्स कितनी है, प्रॉब्लम बिहेवियर्स कितने हैं। तो हमें क्या करना होता है, उनकी स्किल को और निखारनी है और प्रॉब्लम बिहेवियर को कम करना है। तो फर्स्ट तो हम ये करते हैं, फिर हम गोल सिलेक्ट करते हैं कि भाई हम 2 प्रकार के हमारे गोल रहते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, कि भाई 3 महीने में कितना सिखा सकेंगे या पूरे साल में ये लोग कितना सीख सकेंगे। फिर ये भी हम डिसाइड करते हैं कि 3 प्रकार के गोल हमारे होते हैं। एक सेल्फ हेल्प का गोल लेते हैं, एक टीचिंग का गोल लेते हैं, एकेडमिक गोल लेते हैं, और एक वोकेशनल लेते हैं। सेल्फ हेल्प का इसलिए जरूरी है कि ये जो फील्ड है उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि उनको अपनी हाइजीन का, या तो कैसे खाना है, या तो किसी बच्चे को खाना ही नहीं आता है, तो सर्वाइवल के लिए सबसे पहले तो फूड जरूरी है ना। तो उनको खाना आना चाहिए, कोई आपको प्लेट रख देगा, खाने खिलाने नहीं बैठेगा। हाँ, हमारे अपने पेरेंट्स के अलावा तो कौन करे। तो कभी ऐसी कंडीशन आई तो लोग उनको परोस देंगे, पर खाना तो खुद आना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप अगर एकेडमिकली ग्रो कर रहे हो तो ही आप अच्छे हो। अगर आपको स्पून से फीड, या तो आपको खाना नहीं आता है अच्छे से, या आपको कुछ वॉश करना नहीं आता है, तो ये सब भी सिखाना हमारा लर्निंग में ही आता है। तो इस प्रकार के हम 3 गोल सिलेक्ट करते हैं। लास्ट में वोकेशनल इसलिए कि उनको जितना भी कुछ ऐसे सिखा सके, पेपर बैग मेकिंग करना, एनवेलप मेक करना, या कैंडल डेकोरेशन मतलब ये करना, या तो जो कोड़िए आते हैं उसको हम डेकोरेट कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा आता है स्किल जिसके कारण वो थोड़ा सा भी अर्निंग कर सकते हैं और अपने पैरों पे थोड़ा खड़े। तो ऐसा नहीं लोग समझे कि ये तो नॉन प्रोडक्टिव सिटीजन है ना। तो ये भी हमारा एक होता है कि हम उनको सिखाएं। अब जब हम उनको टीचिंग टेक्निक्स की अगर बात करें तो जैसे मैंने बताया, सभी का
अलग अलग IQ होता है, तो इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान बनाना पड़ता है जिसको हम IEP कहते हैं। और हमारे ग्रुप भी बनते हैं कि एजुकेबल ग्रुप, ट्रेनेबल ग्रुप एंड कस्टोडियल ग्रुप। तो एजुकेबल ग्रुप में वो बच्चे होते हैं जो माइल्ड है थोड़ा सा उनका IQ और वो थोड़ा सा पढ़ लिख सकते हैं। जो हमारा ट्रेनेबल ग्रुप है वो चाहे एकेडमिकली इतना नहीं है, बट उनको सब ब्लॉक्स लगाने हैं या बाकी के बहुत सारी एक्टिविटी आती है, स्पोर्ट्स हो गया या तो आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया या म्यूजिक, डांस, या तो बहुत सारा कुछ है जो उनको हम सिखा सकते हैं। और कस्टोडियल वो ग्रुप है कि जो किसी की निगरानी में रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इतना कुछ नहीं कर सकते और उनको प्रॉपर उनके ऊपर मतलब उनको किसी के अंडर रखना पड़ता है। तो इस तरह से हम अगर बच्चे ज़्यादा है तो ऐसे हम उनको डिवाइड कर लेते हैं ग्रुप्स में। और उनके लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई टीचिंग टेक्निक है तो है VAKT। वैसे VAKT का मतलब होता है विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक एंड टैक्टाइल। ऐसा नहीं है कि इनके लिए, मेरे हिसाब से तो जितने भी लोग, अगर चाहे वो नॉर्मल भी बच्चे हैं, नर्सरी में पढ़ रहे हैं या हम लोग भी हैं, तो कभी भी कुछ सीखना है तो VAKT से ही सीखना चाहिए उसका, क्योंकि विजुअल का मतलब ये होता है देख के, है ना, कि भाई कोई भी चीज़ आप उसको दिखा के, अगर आप बता रहे हो कि रेनी सीजन है उसके बारे में समझाना है, तो अगर आप उनको फ्लैश कार्ड से दिखाते हो या रियल चीज़ के रेनी सीजन में हमें क्या चाहिए, अम्ब्रेला चाहिए, मतलब छाता चाहिए या रेन कोट चाहिए, तो वो दिखा के करते हैं तो उनको जल्दी याद रहता है। दूसरा जो है ऑडिटरी, है ना, बोल के, मतलब साथ में कुछ कमेंट्री भी चल रही है, कुछ बता रहे हैं तो साथ में हम उनको इंट्रोडक्शन भी दे रहे हैं। काइनेस्थेटिक का मतलब है मूवमेंट, हलन चलन करके दिखाना। अगर मैं बोलता हूँ कि कोई स्टोरी टेल कर रही हूँ, तो अगर मैं ये बोल रही हूँ कि उन्होंने फिर जंप किया, तो उनको समझ नहीं आएगा, बट कोई जंप करके दिखाएगा मूवमेंट करके कि इसको जंप कहते हैं, इसको रन कहते हैं, तो दे कैन अंडरस्टैंड इजीली। और उसके बाद आता है टैक्टाइल। टैक्टाइल का मतलब है टच, स्पर्श कर से, मतलब महसूस करा के। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ये रफ है, ये स्मूथ है, तो मैं उनको बताऊंगी इसको रफ कहते हैं, इसको स्मूथ कहते हैं, या ये सॉल्टी है या तो ये स्वीट टेस्ट है, तो थोड़ा सा उनको चखा के मैं ये टेस्ट करा के बोलूँगी तो उनको ज़्यादा समझ आएगा। इसका रीज़न ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि ये लोगों के पास मेमोरी होती है, ब्रेन में मेमोरी का एक पार्ट है, तो वो मेमोराइज तो कर लेते हैं कोई बच्चे, बट उनका जो रीजनिंग पावर, तर्क शक्ति, वो नहीं है। IQ कम है ना, इंटेलेक्चुअल कम है, तो वो मेमोरी को कहाँ यूज करना वो भी उनको समझ नहीं आती है। तो कभी कभी पेरेंट्स आके बोलते हैं अरे मेरे बच्चे को तो सब याद रहता है, बट जैसे आज उसको ये याद है कि एप्पल का नाम याद है, क्योंकि रोज रोज जो सुनने में आता है ऑब्वियसली वो हमारे ब्रेन में रजिस्टर्ड हो जाता है। तो हमें ये पता है कि एप्पल, स्काई, या तो बॉल, या तो फिर हम बोलते हैं भाई क्रिकेट, ये सब उनको ये वैसे मेमोराइज है। पर अगर मैं बोलूंगी कि फ्रूट के नाम बोलो, तो उनको नहीं पता चलेगा कि एप्पल फ्रूट है तो उसको हमें यहाँ पे लिखना है या तो बोलना है। तो वो कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है, ब्रेन में कनेक्शन नहीं बनता है, बिकॉज कि उनको समझ नहीं आती है, तर्क शक्ति नहीं है। तो ऐसे इसीलिए उनको फ्लैश कार्ड के माध्यम से, या जैसे मैंने बताया प्लेवे मेथड से, ये जो सब दिखा के, जैसे होता है ना आजकल आप लोग फिल्म देखते हो तो 3D 4D, तो बहुत सारी ऐसी फिल्म निकल चुकी है कि हम जब थिएटर में बैठते तो वो वही है, VAKT ही है। हम जब सीन चल रहा होता है तो एक्शंस भी हो रही होती है, साथ में डायलॉग्स भी होते हैं, साथ में अभी तो ये सब होता है कि भी हमें महसूस भी होता है, अंदर ब्रीज, हवा का झोंका लगा तो अपने को महसूस होता है। ऐसे सब टेक्नोलॉजी निकल चुकी है बस। तो मेरे कहने का मतलब भी यही है कि हम अगर ये मेथड से हम पढ़ाते हैं तो वो बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं। ज़्यादातर उनको इंटरेस्ट से, मतलब फ्लैश कार्ड ऐसे बनाओ कि वो लोग का इंटरेस्ट बना रहे। जैसे मैं अगर स्टोरी सिंपल वे में बोल रही हूँ, बट अगर दिखा के कुछ बोलूंगी तो वो थोड़ा ज़्यादा देर तक बैठ सकेंगे, उनका अटेंशन स्पान बढ़ेगा, उनको इंटरेस्ट आएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और बहुत सारी जो उनको मोटिवेशंस देना पड़ता है, रीइंफोर्समेंट बोलते हैं इसको, कि अगर किसी बच्चे ने कुछ अच्छा किया तो हम उसको बोलेंगे कि शाबाश बेटा, या तो कुछ ऐसे बोलेंगे कि अगर तू ये इतना कर लेगा ना तो फिर तुझे ये मिलेगा, कोई चीज़ मिलेगी, या कुछ खाने की चीज़ों का रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं। तो ये सब करके हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं टास्क करने के लिए। और उनके टास्क भी जो होते हैं वो छोटे छोटे भागों में हम विभाजित करते हैं, टास्क एनालिसिस जिसको बोलते हैं। हमें अगर आज बोले, अगर आज मैं आपको भी ये समझा रही हूँ तो मैं 1 टेक में समझा रही हूँ, तो उनको थोड़ा थोड़ा करके समझाना पड़ेगा, रिपीटेशन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं आज उसको ये बात बता रही हूँ कि तेरा एड्रेस बता, तो
उसी को मुझे 4-5 दिन चलाना पड़ेगा ताकि वो रिपीटेशन हो जाए तो उसको याद रह जाए, और उसके बाद में थोड़े थोड़े समय अंतराल पे फिर से उसको वो याद कराना पड़ेगा, हाँ ज्यादा मतलब रिपीटेट करना पड़ेगा ताकि वो बना रहे उसको याददाश्त में। तो कहने का मतलब होता है बहुत अलग अलग टेक्निक से हमें उनको पढ़ाना पड़ता है। और नॉर्मल जब क्लासरूम्स होते हैं तो मैडम क्या करते हैं ना, जैसे सबकी ऐसी अरेंजमेंट होती है कि बेंचेस होती है उसके पीछे, बट उनको ऐसा नहीं कर सकते। हमारी आई साइट सभी पे होनी चाहिए, तो इस प्रकार से हमारा एक क्लासरूम मैनेजमेंट होता है। तो उस तरीके से हम उनको बिठाना पड़ता है ताकि कोई मिसचीफ ना करे बच्चा, कुछ ऐसा नहीं कर दे, क्योंकि मैंने बोला ना ये लोग कभी कभी सेल्फ इंजूर्ड भी करते हैं, दूसरों को भी कुछ कर सकते हैं, तो ऐसा होता है। बट अल्टीमेटली मैं ये समझती हूँ कि ये बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि हम लोगों में भी बहुत सारी खामियां तो होती है, तो उनमें भी होती है। सिर्फ हमें ये करना है कि उनकी खामियों को कम करना है और उनके अंदर स्किल को उजागर करना है, एनहांस करना है। तो मैम जैसा कि आपने इतना सब कुछ बताया, तो ऐसे बच्चों को हम लोग रीइंटीग्रेट या जैसे कि मतलब जैसे हम लोग उन्हें सोसाइटी में फिर से रिहेबिलिटेट कैसे करते हैं? देखो मैं बहुत एक थियरी है जिसको मैं बोलती हूँ 3A की थियरी है। 3A का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, एडजस्टमेंट एंड अडेप्टेशन। तो सबसे पहले तो मैं सभी को बोलती हूँ, जो पेरेंट्स भी होते हैं इन सबको, कि ये आपका बच्चा है। अगर आपको ऐसा बच्चा जन्म लिया है तो पहले उसको एक्सेप्ट करो, है ना, स्वीकार करो। क्योंकि देखो आज मुझे अगर कुछ बॉडी में कोई प्रॉब्लम है या कोई हेल्थ इश्यू है, अगर मैं ऐसा बोलूँगी कि नहीं मुझे कुछ नहीं है, तो मैं फिर उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास या कोई थेरापी लेने नहीं जाऊँगी, तो फिर वो अंदर ठीक नहीं होगा। पहले तो मुझे ये स्वीकारना पड़ेगा ना कि हाँ मुझ में कुछ है प्रॉब्लम, तभी मैं उसका इलाज के लिए जाऊंगी। तो भले ये कोई डिसीज नहीं है, पर एक ऐसी कंडीशन तो है जो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। तो पहले तो उनके जो फादर मदर है उनको ये स्वीकारना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब वो एक्सेप्ट करेंगे फिर उसकी थेरापी के लिए या कोई भी ऐसी चीज़ के लिए जाएंगे, तो फिर वो बच्चों का बहुत अच्छे से वो लोग उसको मतलब अच्छा कर सकेंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि वो बच्चा जब छोटा होता है तभी से अगर कुछ उनका इलाज चालू हो जाता है या उनकी कोई थेरापी है वो सब शुरू हो जाती है। और कभी कभी होता है कि किसको फिजियो की ज़रूरत पड़ती है, स्पीच थेरापी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे पता है ना ब्रेन डैमेज हुआ है तो उसके कनेक्शन में जितने भी आपके ऑर्गन्स में अगर कुछ डैमेज होता है तो उसके लिए स्पीच भी हो सकती है, आई साइट भी हो सकती है। तो आप उसके लिए जा सकते हो, एक्सेप्ट करते हो, और हम एक्सेप्ट करेंगे तो ही हमारा फैमिली एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद आते हैं हमारे नेबर्स और फिर पूरा समाज। तो पहले हमसे शुरुआत होनी चाहिए कि हम उसको एक्सेप्ट करें ताकि पूरे समाज में उसका एक्सेप्टेंस हो, और इसीलिए अर्ली इंटरवेंशन हो सके। जितना जल्दी आप बच्चों का ये सब चीज़ जानोगे और उसके लिए सब कुछ करोगे उतना उसको लाभ पहुंचेगा। IQ को चाहे हम नहीं बदल सके, पर बहुत सारा उसको हम बिहेवियरल चेंज ला सकते हैं, उसको बहुत कुछ लर्निंग करा सकते हैं और उसमें बहुत सारे चेंजेस करा के उसको एक अच्छा सा एनवायरनमेंट दे सकते हैं। उसमें बहुत कुछ बच्चे का एक भविष्य निर्माण कर सकते हैं। तो इसके लिए अर्ली इंटरवेंशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात आती है, मैंने बोला एडजस्टमेंट की। जब एक ऐसा बच्चा जन्म लेता है तो फैमिली में बहुत तरीके के एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। जैसे कि कई केसेस आते हैं मेरे पास कि कोई दोनों वर्किंग पेरेंट्स है तो ऑब्वियसली को हम अपनी मतलब जॉब छोड़नी पड़ती है क्योंकि उसकी देखभाल करनी है। क्योंकि ये थोड़ा सा टास्क है प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि बच्चा का पूरा ही नहाने धोने से लेके उसके खाने से लेके आपको ध्यान रखना पड़ता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। दूसरा, एक ऐसा बच्चा जन्म ले रहा है तो फिर आपको थोड़ा मॉनेटरीली भी एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, फाइनेंशियल एडजस्टमेंट भी होते हैं। और जैसे मैं बताया ना कि अगर वो लोग को कहीं जाना है, कोई सेलिब्रेशंस है या कोई ऐसे सोशल एंगेजमेंट्स है तो वो भी कर्व करने पड़ते हैं, क्योंकि हर जगह वो बच्चे को ले नहीं जा सकते। और आजकल की सोसाइटी अब तो फिर भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बट होता है कि कभी कभी लोगों को नहीं अच्छा लगता कि ऐसे बच्चा है लेके आए हैं, और कभी बच्चा ही ऐसा कर देता है तो एक जन को घर पे रहना पड़ता है और दूसरे को अटेंड करना पड़ता है सोशल एंगेजमेंट्स। तो बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं फैमिली में भी और अपने डेली रूटीन में भी। तीसरा बात है अडेप्टेशन, कि बहुत सारी नई चीज़ों को आपको अडेप्ट करना पड़ेगा।
जो बदलाव, मतलब अगर ऐसी जो सिचुएशन है उसके अनुरूप आपको भी ढलना पड़ेगा। और कभी कभी बहुत सारी चीज़ें अभी तो ये हुई है कि भाई कोई बच्चा है वो चढ़ नहीं सकता है तो रैंप बनाने पड़ेंगे, है ना। तो आजकल बाहर भी बनाते हैं, मतलब अपनी सोसाइटी भी इतनी अवेयरनेस तो अभी आ गई है। तो वो है। दूसरा है कि घर में भी मान लो कोई बच्चा अच्छे से बैठ नहीं सकता है तो उसके आगे ऐसे अरेंजमेंट करें ताकि वो गिर नहीं जाए। कई बच्चे होते हैं जो टीवी या कुछ तोड़ देते हैं या कोई ऐसी चीज़ें, तो आपको ऊपर रखना पड़ेगा। कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो उनके टॉयलेट कंट्रोल का भी प्रॉब्लम होता है या तो अंदर जाके उनको बैठना नहीं पड़ता, तो उसकी ऐसी सीट बनानी पड़ेगी। कोई बच्चे होते हैं खाने के वक्त कुछ होल्ड नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे का होता है कि ये सब जो ग्रिप नहीं होती है उनकी, तो फिर ऐसी मॉडिफिकेशन करके हमें उनको देना पड़ेगा, चाहे वो पेंसिल है लिखने के लिए या खाने के लिए चम्मच है। तो आजकल बहुत सारा मार्केट में भी बहुत कुछ मिलता है उनका, ये चेंज किया हुआ बहुत सारे थिंग्स अवेलेबल है। तो ये सब पेरेंट्स को करना पड़ेगा। तो बहुत सारे ये 3A की थियरी को आपको करना पड़ेगा, एक्सेप्ट, एडजस्ट एंड अडेप्ट। इसी तरह से हम बच्चों को अपने मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं। और साथ में जैसे मैंने बताया कि वोकेशनल ट्रेनिंग देके अब थोड़ा सा भी वो लोग अर्निंग करेंगे ना तो उनको भी अच्छा लगेगा और वो लोगों के साथ इंटीग्रेट होंगे। और दूसरा ऐसा है कि हम जैसी संस्थाएं हैं या जो भी ऐसे लोग हैं आजकल, सब जो यूनिवर्सिटीज़ भी जो है या यंग ग्रुप भी है, वो लोग भी बहुत ऐसी सब चीज़ें करने लगे हैं, NGO के साथ जुड़ने लगे हैं। बहुत ऐसे सेवाभावी लोग हैं जो ये बात समझने लगे हैं कि क्योंकि ये भी एक सोसाइटी का ही अभिन्न अंग है, तो उनको ये बात समझ आती है और अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ भी नहीं हो रहा है, बट इतने लेवल पे नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। तो इनको समाज में इंटीग्रेट करने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। जो भी स्लम्स एरिया है या तो जो भी ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे बच्चे हैं, तो उनको बताना चाहिए कि इनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स गवर्नमेंट भी करती है, क्या चीज़ें मिलती है। उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, उनके लिए भी बीमा की योजना होती है, यूनिक ID कार्ड भी निकाला गया है और बहुत सारे दूसरे भी बेनिफिट जो मिलते हैं, तो वो वहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो बस मेरा यही है। और हमारी संस्था भी जो श्री पार्श्व मेडिकल एजुकेशन ट्रस्ट है, जिसके अंतर्गत मैं ये स्पेशल नीड दिव्यांग बच्चों की कलरव स्पेशल स्कूल रन कर रही हूँ पिछले 10 साल से, जो कि वडोदरा गुजरात में सुबानपुरा एरिया में हम करते हैं। तो हम भी यही सब कार्य करते हैं और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इन बच्चों को ऐसा समझती हूँ ये गॉड सेंट है। लोग कुछ भी समझे, मुझे ये भगवान के भेजे हुए वो फरिश्ते लगते हैं जो आज भी हमारा जो ये समाज है या हमारी ये दुनिया है, हमारे जो ये लोग हैं, पीपल है, उनमें उनकी की वजह से प्रेम और करुणा का झरना बहता रहता है। कंपैशन और जो कहते हैं ना कि अनकंडीशनल लव, उसी के कारण टिका हुआ है। तो ये बच्चे को मैं गॉड सेंट कहती हूँ, भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हैं जो हमें सही मायनों में जीवन जीने की कला सिखाते हैं। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि सोसाइटी में आप जैसे और भी लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो इतने ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड है ऐसे बच्चों की मदद करने के लिए। थैंक यू सो मच इतना अच्छे से जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच दिव्या।